और उनके साथ में ही गो भक्तों में जो गौशाला के संचालन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनके सानिध्य में और हमारे बीच में बहुत ही भारी संख्या में मातृशक्ति भी विराजमान है। उनके सानिध्य में ये विराट गौ सेवा सम्मेलन जो कि गो भागवत कथा के साथ में ही आज होने जा रहा है, बड़े ही सौभाग्य की बात है। हमारे बीच में गोग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सूरजमाल सिंह जी नीमराना बीकानेर से आए मौजूद हैं। हमारी टीम के ही राजस्थान गौ सेवा समिति के जिलाध्यक्ष जोधपुर के श्रीमान हरनान जी सोनी हमारे मध्य विराजमान है। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान नटवर जी थानवी से कि आप भी मंच पर आए। आप हमारे सलाहकार के रूप में हैं और श्रीमान छगनलाल जी बाहेती जो कि हमारे कोषाध्यक्ष हैं, आप भी पधारें। और पाली से जो हमारी टीम के सदस्य हैं जो कि गोचर व ऑर्डर पर जो समस्या आ रही है और उस पर नेपियर घास कैसे उगाया जाता है और पीएलपीसी और राम राज्य की ओर जाने के लिए किस प्रकार से गौ सेवा माध्यम है, उसके हमारे भाई ललित जी जैन आप भी मंच पर आए। अब हम अधिक समय नहीं लेते हुए सीधा सूरजमाल सिंह जी नीमराना से निवेदन करेंगे कि आप हमें आप गौ माता राष्ट्रीय धरोहर है उसके बारे में और हमारे संगठन के बारे में आप बताएंगे श्रीमान सूरजमाल। परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराज रहे ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज को श्री चरणों में नमन। मंच पर विराज रहे सभी संतों के श्री चरणों में नमन और इस पवित्र गौशाला प्रांगण में विराज रही माताएं और गौ भक्तों के भी श्री चरणों में नमन। गौग्राम सेवा संघ के विषय में और गौग्राम सेवा संघ की एक बहु प्रतिष्ठित मांग है हमारी भारतीय देशी गोवंश राष्ट्रीय धरोहर बने। उस विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। पहले मैं गौग्राम सेवा संघ के विषय में आपसे निवेदन कर दूँ। 2013 में जब एक आंदोलन हुआ गायों के अनुदान को लेकर, उस आंदोलन में तत्कालीन सरकार ने गौ भक्तों के कहने पर गौ निदेशालय का गठन किया। उसके बाद में संघ और विश्व हिंदू परिषद दोनों ने मिलकर एक संगठन का प्रादुर्भाव किया। उसका नाम था गौग्राम सेवा संघ राजस्थान। उस संघ की प्रथम बैठक के बाद में संघ ने उसके 2013 के बाद में जो राज्य सरकार बनी, वसुंधरा सरकार के साथ में 3-4 बैठकें करके जो वर्तमान स्वरूप है अभी गोपालन का, उस स्वरूप के विषय में गौग्राम सेवा संघ की तरफ से ही एक पहल की गई और तत्कालीन 2013 की सरकार ने गोपालन निदेशालय बनाया और गौग्राम सेवा संघ की मांग पर भारत का नहीं विश्व का पहला गोपालन मंत्रालय राजस्थान सरकार ने बनाया। उसके लिए राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र है। उसके बाद में गोपालन निदेशालय बना, गोपालन मंत्रालय बना और गोपालन मंत्री बना। फिर संगठन की मांग थी कि गौशालाओं के लिए स्थायी रूप से अनुदान मिले, एक ऐसी व्यवस्था की जाए। तो सरकार ने हमारे संरक्षक थे माननीय नरपत सिंह जी भाई साहब और नूरंगलाल जी शर्मा जो संघ के गौ सेवा प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि भाई स्थायी रूप से अनुदान तो दिया जाएगा पर वो कैसे दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था कैसी हो, उसके विषय में भी आपको सुझाव देंगे। तो हम लोगों ने बैठकर एक प्रतिवेदन तैयार किया। उसमें 5-6 तरह के सुझाव सरकार को दिए कि इन चीज़ों पर यदि आप टैक्स लगा देते हैं तो स्थायी रूप से अनुदान की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा सकती है। उसमें से 3 टैक्स राज्य सरकार ने स्वीकार किए
और वो तीनों टैक्स जैसे रजिस्ट्री पर शेष लगा दिया और मदिरा पर टैक्स लगाया, उस टैक्स से आज अनुदान मिलता है। और अनुदान की जो रूपरेखा है, प्रथम बार में 3 महीने, फिर 6 महीने, और उसके बाद में पिछली सरकार ने उसको 9 महीने तक बढ़ा दिया। और जो अनुदान 16 और 32 के रूप में शुरू हुआ, वो पिछली सरकार ने 20 और 40 कर दिया। आप सभी गौ भक्तों की तरफ से आज एक ज्ञापन भी हम लोग प्रेषित करेंगे, उसमें हमारी मांग रहेगी कि अनुदान की राशि बढ़े और राज्य सरकार अनुदान को 9 महीने के बजाय 12 महीने करे, क्योंकि पिछली सरकार ने अनुदान को 12 महीने तो किया है मात्र नंदीशाला और जो विकलांग गौवंश है उनके लिए। ये छोटी सी रूपरेखा थी गौग्राम के द्वारा किए गए कार्यों की। आज के इस महासम्मेलन का जो मकसद था वो था भारतीय देशी गौवंश को धरोहर के रूप में नामित किया जाए। पिछले 10-12 साल से इस विषय को लेकर गौग्राम सेवा संघ और हमारा आरएसएस भी इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। और इस विषय को जब आगे बढ़ाया तो 2014 में वसुंधरा सरकार ने हमारे मांग पत्र में से धरोहर जिन्स घोषित करने के लिए एक अपना मैनिफेस्टो में स्थान दिया और उस विषय को वसुंधरा सरकार ने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाकर हमारे बीकानेर की वेटनरी यूनिवर्सिटी को धरोहर जिन्स के ऊपर कार्य करने के लिए नामित किया। और हमारी मांग थी कि सरकार इसे धरोहर के रूप में घोषित करे, मात्र जिन्स के रूप में घोषित नहीं करे। वो कार्य उस समय तत्कालीन सरकार से पूरा नहीं हो पाया, वो सरकार चली गई। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। हम सबका प्रयास रहेगा कि सरकार गाय को धरोहर के रूप में नामित करे। वर्तमान में 4 विचारधाराएं गाय को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए चल रही है। एक विचारधारा है जो गाय को राष्ट्रीय माता बनाना चाहती है, जिसके लिए बड़े आंदोलन चल रहे हैं। गोपाल मणि जी महाराज उस आंदोलन का संचालन करते हैं। एक विचारधारा है गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए और एक विचारधारा है जो गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में नामित करना चाहती है। परंतु राष्ट्रीय पशु के रूप में तो हम कोई भी इसमें सहमत नहीं होंगे कि गाय को पशु के रूप में नामित किया जाए, क्योंकि गाय पशु नहीं है, एक दिव्य प्राणी है। इसलिए इन सब विचारधाराओं में एक उत्तम विचारधारा जो संघ के द्वारा भी चली और हमारे संगठन द्वारा भी चल रही है, वो है धरोहर के रूप में गाय को नामित किया जाए। धरोहर, अगर गाय धरोहर पर नामित होती है, धरोहर के लिए 3-4 चीजें हैं जिसके लिए यदि उस विषय में अगर हम सोचें तो हमारी गाय 70% उस विषय को नामित होने के लिए योग्यता रखती है। क्योंकि धरोहर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानक ये है कि वो ये मानते हैं किसी भी व्यक्ति, जिन्स, जीव या कोई ऐसा सांस्कृतिक समूह हो या ऐसी कोई सांस्कृतिक विचारधारा हो जो समाप्ति के कगार पर हो, उसको धरोहर घोषित करके उसका संरक्षण किया जाए। उसी प्रकार हमारी गाय की जब देश आज़ाद हुआ उस समय 108 नस्लें थी। अभी हमारे पास में मात्र 56 नस्लें हैं, बची हुई हैं। इसलिए गाय की नस्लें, कुछ नस्लें तो ऐसी हैं जिसकी संख्या मात्र हजारों में है। तो ऐसी जो विपरीत परिस्थिति में हमारी गाय है, उसके लिए यदि धरोहर को जिन्स के रूप में हमारी गाय नामित हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मानक को निर्धारित किया जा सकता है। ये एक हमारी बड़ी मांग है और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस विषय को आगे बढ़ाए। उसके साथ साथ हमारी एक मांग और है जो हमने अभी मैनिफेस्टो के लिए भी दिया था, उस पर उनकी सहमति भी बनी है। हमारी मांग थी कि हमारे पास में ओरण गोचर नाम की 2 ऐसी सांस्कृतिक धरोहर हैं, ओरण के रूप में और गोचर के रूप में। उन दोनों को भी राज्य सरकार अगर धरोहर घोषित कर दे, उसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर देवे, तो गोचर के अंदर जो अभी कब्जे हो रहे हैं, ओरण में जो कब्जे हो रहे हैं, वो कब्जे होने भी बंद हो जाएंगे। और धरोहर के लिए जो फंड राज्य सरकारें या केंद्र सरकार या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो जारी होता है, उस पैसे से उस गोचर का, ओरण का विकास भी हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मार्च में, फरवरी और मार्च के अंदर ओरण को डीम्ड फॉरेस्ट बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किए। उस विषय को लेकर थानवी साहब, व्यास जी, हरनारायण जी, हम सब ने पूरे राजस्थान में एक जन जागृति का अभियान चलाया और राज्य सरकार से अपील की कि इसे डीम्ड फॉरेस्ट घोषित ना किया जाए। जो ओरण है हमारी,
वो हमारी धार्मिक धरोहर है। धर्म के आधार पर हम अपने ऋण से ऊर्ण होने के लिए हमने ओरण को बचाया, ओरण को बनाया। पहले क्या होता था, इसकी ओरण की कई परिभाषाएं हैं, पर जो सर्वमान्य परिभाषाएं हमारे साहित्य में लिखी हुई है उसमें यह है कि जब कोई राजा अपनी नगरी बसाता था, हमारा शास्त्र यह मानता है कि सारी भूमि गोपाल की, ईश्वर की भूमि है। उस भूमि पर जब हमने शासन स्थापित किया, जितना शासन स्थापित किया उससे दुगनी भूमि हमने जीव जंतु गायों के लिए छोड़ दी और उस देवता के नाम से छोड़ दी। जिस देवता जो हमारा इष्ट था या उस क्षेत्र का लोक देवता था, उसके नाम से हमने जमीन छोड़ी और उस जमीन छोड़ी हुई जमीन की रक्षा का दायित्व हमने लिया। उस गांव के लोगों ने लिया, उस क्षेत्र के राजा ने लिया कि भाई ये इस जो जमीन है इसकी रक्षा का दायित्व हमारा है। और जब वो जमीन छोड़ी गई उससे ऊर्ण हुए, फिर आपने देव ऋण उतार दिया जमीन छोड़कर, उससे ऊर्ण हुए उसको ओरण कहते हैं। तो इस प्रकार एक मात्र दूध की कार लगाने के बाद में उस जमीन में पैदा होने वाली किसी भी वस्तु से उस गांव के लोगों का कोई सरोकार नहीं रहता था। वो उस जीव की थी, गाय की थी या देवता के नाम की थी। उसी ओरण पर आज अनाधिकृत रूप से कब्जे हो रहे हैं और उस कब्जे में सरकार भी सहभागी बन रही है, उसे डीम्ड फॉरेस्ट बनाकर। तो ऐसे विषयों को लेकर हमारा गोग्राम सेवा संघ कार्य करता है। और महाराज जी का अब एक पर्व है कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नामित किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए आगे बढ़े, केंद्र सरकार आगे बढ़े। मेरी महाराज जी को भी बड़ी शुभकामनाएं हैं। इस विषय को आप निरंतर आगे बढ़ाएं। गोग्राम सेवा संघ आपका पूर्ण सहयोग करेगा। जय गौ माता, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार श्रीमान सूरजपाल सिंह जी निमराना। आपने गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर के लिए व ओरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी और राजस्थान गोग्राम सेवा संघ के बारे में भी जानकारी दी। अभी मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हरनारायण जी सोनी से कि आप आए और गौशाला संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में और आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आप रूपरेखा बताएं। हरनारायण जी सोनी। परम पूज्य व्यासपीठ पधारे हुए संत महात्माओं के चरणों में वंदन, पधारे हुए सभी गौ भक्तों के चरणों में वंदन। आज गौ सेवा का सम्मेलन और गौ कथा ये दोनों आयोजन साथ साथ हो रहे हैं। गौ सेवा का काम ये परमात्मा का काम है और जिन्होंने जो भी यहाँ पधारे हैं, जो परमात्मा ने भेजे हैं, वो ही यहाँ तक आ सकते हैं। बाकी तो शहर बहुत बड़ा है, पर जो गौ सेवा से जुड़े हैं वो ही यहीं तक पहुँचे हैं। भास्कर वाले आए हुए ना, वो मांग रहे हैं। साइन करके साइन परम आदरणीय आप दोनों साइन तो करो, ये तो ओरिजिनल नीचे फोटो कॉपी सूरजपाल सिंह जी भाई साहब ने प्रेस को देने के लिए गायों के अनुदान, गोचर ओरण एवं गौ सेवा संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम सबको दी। वैसे सरकार हमको लगातार अनुदान दे रही है। अनुदान भी गौशालाओं को 9 महीने का मिल रहा है। देरी होती है तो भी मिल जाता है, पर जो अनुदान अपने को 9 महीने का लग रहा है वो वास्तव में गायों के लिए 9 महीने का नहीं है। अनुदान अपने को सरकार बड़े गौवंश को 40 रुपये और छोटे को 20 रुपये दे रही है।
और 40 रुपए और 20 रुपए में गायों का गुजारा नहीं हो सकता। आज हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि अनुदान की राशि 40 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 100 रुपए बड़े गोवंश और 50 रुपए छोटे गोवंश किया जाए, तभी गायों के लिए ये पूर्ति होगी। और हमारा दायित्व, हम यदि गौ सेवा में उतरी गए हैं तो हमारा मुख्य दायित्व बनता है गाय अपना पूरा जीवन जिए। आज ये हालत हो गई है, बहुत सारी गौशालाओं में गौ सेवा तो हो रही है पर सिर्फ चारा पानी तक, खाली सूखा चारा चराने से गाय जीवित नहीं रहेगी। गाय अपनी पूरी उम्र पूरी नहीं कर सकेगी। गाय की उम्र 25 साल 30 साल तक होती है, पर वो सूखा चारा चढ़ते चढ़ते 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल से पहले ही वो दम तोड़ देती है। तो चारे के साथ साथ अपना भी दायित्व बनता है, प्रतिदिन हर गौवंश को पौष्टिक आहार दें। ऐसी व्यवस्था अपनी होनी चाहिए। पहले तो सरकार अपने को वार्न करती थी गौशाला वालों को कि भाई अनुदान देते हैं तो इसमें से 1 किलो पशु आहार प्रतिदिन प्रत्येक गौवंश को दिया जाए, यह अनिवार्यता थी। और जब से ये अनिवार्यता हटी है तो काफ़ी गौशालाओं ने पशुआहार खिलाना बंद कर दिया है, या सिर्फ दुधारू पशु है उन्हीं को पशुआहार दे रहे हैं। ये खाक लेके खाली सूखे चारे से गाय नहीं बचेंगी, इनके लिए हरा चारा और पौष्टिक आहार ये जरूरी है। तो हम आज सरकार से मांग करते हैं ज़्यादा अनुदान के लिए। तो मैं भी आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी हर गौ माता जिसको अपने गौशाला के अंदर शरण दे रखी है वो बड़े आराम से रहे, उसको बराबर पौष्टिक आहार मिले, बराबर उसको हरा चारा मिले, अपनी खुद की चारे का उत्पादन गौशालाओं के अंदर चालू हो। ये चारा खरीद कर भी अपन बहुत कर्जदार बन रहे हैं। चारा उत्पादन अपना खुद का करेंगे वो बहुत सस्ता पड़ेगा। अपने पास जो गोचर पड़ी है खाली, जो औरण पड़े हैं खाली, उन जमीनों पर अपने को अतिक्रमण नहीं करना है, पर गायों के लिए उस पर चारा हुआ कर अपने को इसमें गौशालाओं को ही आगे आना पड़ेगा। तो गौशालाएं चारा उत्पादन करके गौशालाओं गायों को चराए और पेड़ पौधे लगाकर और अच्छा पौष्टिक आहार देकर उनको संरक्षित करें। यही मेरा सब गौशाला वालों से निवेदन है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार श्रीमान हरनारायण जी सोनी। आपने सरकार से क्या मांग है और गौशाला वालों से, संचालकों से क्या मांग है, दोनों मांगे रखी है। और जोधपुर के जिलाध्यक्ष होने के नाते इन्होंने सारी मांगें अपनी जो रखी है, हम सभी से आह्वान करेंगे कि गौ माता के लिए जो आपने आज कहा है उस पर हम खरे उतरें और हमारी गौ माता के लिए हम कार्य करें। अभी विलंब नहीं करते हुए हमारे बीच में मौजूद है पाली से आए हुए ललित जी जैन, जो कि नेपियर घास पर अभी कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। और जो गोचर ओरण पे जो केस चल रहे हैं या जहाँ अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए संक्षिप्त में अपनी रूपरेखा बताएंगे। ललित जी जैन। परम आदरणीय मंच, परम आदरणीय संतों को प्रणाम, सभी गो भक्तों गो बंधुओं को प्रणाम। गाय रास्ते में हम देखते हैं कोई कत्ल खाने में ले जा रहे हैं, कहीं भूखी मर रही है, कहीं कचरे में मुंह डाल रही है। सभी को पता है, सभी को ध्यान में है। उसके लिए हमने अपने प्रयास से कभी चारा खिला देते हैं, कभी हम गौशालाओं में उनको रखते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, घर में भी सेवा करते हैं। फिर भी
यह पर्याप्त नहीं है। जो परंपरा से जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो गोचर जमीन पर चारा उगता था और घर में हमारे परिवार के सदस्य की तरह जो गौवंश रहता था, वह व्यवस्था पिछले 75 वर्षों से तोड़ी गई है षड्यंत्र के तहत। पहले घर में परिवार की तरह सदस्य में घर में रहती थी गाय, गोवंश, और गोचर में जाके चारा खा लेती थी। तालाब, गांव का जो तालाब रहता था वहाँ पानी पीती थी, घर में आके मुफ्त में दूध हमको मिल जाता था। वो व्यवस्था पुनः स्थापित हो, इसके लिए गांव-गांव से जो गोचर भूमि पर जो अंग्रेजी बबूल के बीज है, वो जो डलवाए गए थे उसको हटाए जाए, जड़ से हटाना चाहिए। वह एक कार्य हमें करना चाहिए। उसमें हम अपने तन मन धन से सहयोग करें, जो कर रहे हैं उनको सहयोग करें, और स्वयं अपनी शक्ति है तो हम स्वयं भी उसमें अपना यह अनुदान दें। सिर्फ ये भाइयों का ही कार्य नहीं है, ये मातृशक्ति भी इसमें सक्रियता से जुड़े, और सभी हर कार्य को सफलता तभी मिल जाती है जब हमें भगवान का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद हो जाता है। और वो संत हमारे सब साथ हैं, उनका आशीर्वाद है तो हमें ये कार्य में सफलता ही सफलता मिलेगी। इसके लिए अगर गोचर में किसी ने अतिक्रमण, इसको एक गांव से एक भी व्यक्ति उसको भरकर आपके वहाँ के जो कलेक्टर साहब होते हैं उनको देते हैं, तो कलेक्टर साहब इस पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं, बंधे हुए हैं जवाबदारी से। अगर वो कार्यवाही नहीं करते हैं तो उस पर हम हाईकोर्ट में केस कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, वहाँ से ये केस लड़ा जाएगा। उसके बाद में भी कलेक्टर साहब कार्यवाही नहीं करते हैं तो कलेक्टर साहब के ऊपर अवमानना का केस हो जाता है, और सिर्फ दो केस इस तरह से हो जाते हैं तो कलेक्टर की नौकरी खतरे में आ जाती है। तो हमें करना सिर्फ यही है, एक ये पत्र एक गांव से एक भी व्यक्ति कि हमारे गांव में गोचर में अतिक्रमण है, आप भर के सिर्फ कलेक्टर साहब को दे दीजिए, उसकी रसीद ले लेनी है। रसीद ले लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, वहाँ अखबार वालों को सबको बुला दीजिए और बता दीजिए हमने ये कार्य किया है, ठीक है। उसके बाद में गोचर जमीन तो हमने स्वतंत्र करा दी, अगर जहाँ जहाँ स्वतंत्र कराई है उसको अंग्रेजी बबूल से मुक्त करना, उसकी मेड़बंदी करना, वहाँ पानी की व्यवस्था करके चारा उगाना। चारा उगाने में धामन, सेवन, करण, जीवन, ऐसे कई तरह के प्रकार के घास हैं, वो घास हम लगा सकते हैं। पर सबसे पहले अगर हम नेपियर घास जो है, गुजरात का एक चारा आता है जो एक ही बार लगाना होता है और 12, 13, 14 फीट तक हाइट में आता है। ये ऊपर का जो है ना वो टेंट वहाँ तक अड़ जाता है, उतनी हाइट में अभी चारा आ जाता है। तो एक ही बार लगाना है। उससे क्या होगा कि वह चारा लगाने में एक बार गाँव वालों का खर्चा होगा, परंतु उसी चारे से इतनी इनकम होती है आगे जाके, वही चारा गांव वालों को बेचिए आप कुछ कीमत रख के, और उसी चारे से आप इतने पैसे आएंगे कि आप आगे की 100 बीघा, 1000 बीघा, 10,000 बीघा जितनी भी गोचर है, पूरी गोचर को आप विकसित कर सकेंगे। और दूसरा चारा उगाने का एक माध्यम है गौशाला। गौशाला जितनी भी हैं वो हम अनुदान देते हैं, समाज से पैसे लेते हैं, हम सभी उसमें सहयोग करते हैं। अच्छा है, धन्यवाद है सभी को, साधुवाद है, सभी सहयोग कर रहे हैं। परंतु अगर ये गौशाला है पाँव पे खड़ी हो जाए तो और अच्छा होगा। उसके लिए क्या है कि गौशाला की जो जमीनें होती है वहाँ पर ये जो चारा है नेपियर घास का, ये चारा वहाँ उगाया जाए। वहाँ पे भी एक बार का खर्चा होगा, एक बार की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर हमेशा के लिए वो चारा आता है। एक ही बार लगाना है चारा, हर साल उसको खड़े करने, बुआई करने की जरूरत नहीं होती है। उसके जो पौधे हैं, एक श्री जीवदया समिति जैन संस्था है गुजरात कच्छ की, उसके द्वारा निःशुल्क दिए जाते हैं। कितने भी चाहिए उतने देते हैं, लाखों रुपए के देते हैं, उतने लगाइए आप। और व्यक्तिगत भी कोई भी लगाना चाहें तो भी ये चारे के जो पौधे हैं निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमान ललित जी जैन, आपने नेपियर और अन्य प्रकार के जो घास है उनको किस प्रकार से उगाया जाए इसके बारे में बताया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में श्रीमान नटवर जी थानवी, जो कि सलाहकार भी है और पर्यावरण व अन्य गतिविधियों में हमारे साथ पूर्ण रूप से सेवा दे रहे हैं। नटवर जी थानवी आप आए और अपना उद्बोधन करें। नटवर जी थानवी।
हाजिर नहीं है। गुरु चरणों में सादर नमन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। जब गुरु यहाँ मौजूद है तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्म यहाँ मौजूद है। इनके आशीर्वाद से, इनकी आज्ञा से दो शब्द कहने की अनुमति चाहता हूँ। बहुत कुछ कहा गया। हम लोग बहुत गौ माता की सेवा करते हैं। राष्ट्रीय धरोहर को क्यों करना चाहिए, मैं 4-5 पॉइंट निमराना जी से आदेश लेते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय धरोहर करने के क्या फायदा होगा? आप बार बार मांग करते हैं कि साहब राष्ट्रीय धरोहर कर देते हैं, राष्ट्रीय, कोई कहता है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, कोई कहता है क्या कर दो। लेकिन अगर गाय को ऐसा कर देते तो इससे फायदा क्या होगा? सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि गाय को संरक्षित, गौवंश को जो है संरक्षित पशुधन के रूप में, धरोहर के रूप में घोषित किया जाता है, तो अभी क्या हो रहा है कि एक राज्य में गाय को काटना कानूनन वैध है, गाय को काट सकते हैं। एक राज्य में गाय को काटना है, तो जिस जगह गाय है, हमारे यहाँ से भी लोग ले जाते हैं, अपन रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि सब गायों को भरते लेके गए और बूचड़ खाने में जाते हैं, कत्ले में जाते हैं, या लोग रोड पे जाके भी पॉलिटिकली कई बार होता है। तो अगर देश हमारा केंद्रीय शासन इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देता है तो सारे राज्यों में एक जैसा कानून लागू हो जाएगा। और ये गाय कोई ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो इसको यहाँ काटूंगा, ऐसा नहीं कर सकता, किसी सूरत में नहीं कर पाएगा। ये इसलिए मांग की जा रही है कि गाय संरक्षित हो, गाय बचे। और ये राज्य जो है गड़ियाँ निकालते हैं, राज्य जो है अलग अलग संप्रदायों को, अलग अलग लोगों को जो छूट देते हैं, वो छूट पूर्ण रूपेण से बंद हो जाए। पहली बात, गाय को संरक्षित क्यों घोषित किया जाए, राष्ट्रीय धरोहर क्यों घोषित किया जाए, इसके लिए मैं जो मूल भावना है वो मूल भावना ये है कि अलग अलग राज्यों के सारे कानून जीरो हो जाएं और एक देशव्यापी कानून बने। हमारे पूर्व संत आदरणीय करपात्री जी ने तो बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बड़े बड़े संतों ने जो है अपनी बलि दी, गोलियां खाई। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि राष्ट्र पूरे में अभी भी गौ माता को संरक्षित घोषित नहीं किया गया है। और उसके पीछे लोग लॉजिक क्या देते हैं कि साहब आप तो गाय गली गली घूमती है, आप इसकी कौन सी सेवा करते हो, आप इसको क्या करते हो। ये जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो हमें ही प्रताड़ित करते हैं, हमें ओलभा देते हैं। तो हम तो ऐसा कर सकते हैं कि जो निराश्रित गाय है, बाहर है, उसकी जी जान से सेवा करें, प्लास्टिक नहीं खाने दें उसको। अगर कहीं हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण की बात साथ में है, गाय को बचाने की बात साथ में, प्लास्टिक को जीरो कर दें। सबसे ज़्यादा गायों का अगर कोई दुश्मन है तो वो बड़ा दुश्मन है प्लास्टिक। हमने 2 रुपये की थैली में सब्जी लाए, 10 रुपये की सब्जी थैली लाए, उसी थैली में कुछ और सामान डाल के रोड पे फेंक दिया। गौ माता ने उसको आहार के रूप में लिया, वो पॉलीथीन डाइजेस्ट नहीं होता है, पॉलीथीन पेट में होता है। 2017-18 के काल में मैं जब बाड़मेर जिले में काम कर रहा था तो जो कंकाल पड़े थे उस कंकाल में मांस नहीं मिलता था, लेकिन 15-20 किलो प्लास्टिक उसमें मिलता था। दूसरी बात है हरे चारे की और गोचर को हटाने। गोचर में कब्जे हैं, कोई बाहर का आदमी आके कब्जे नहीं कर रहा है। हमेशा कब्जे बुरा नहीं माने। जो हमारे में से राजनीतिक प्रभाव रखने वाले होते हैं, जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है, वो लोग कब्जे करवाते हैं या बाहुबली कब्जे करते हैं कि क्या है मारवाड़ी कहते हैं मारवाड़ी बिगाड़ नहीं, वो लोग कब्जे करते हैं। कब्जा करने वाले अपने ही भाई है। ये हमारे पूर्वजों गोचर जो छोड़े थे, वो गोचर पर्यावरण का बहुत बड़ा एक हिस्सा था। कैसे, ये जो अभी आज अभी टेम्परेचर आपका 56 डिग्री गया था, सरकार ने 50 डिग्री माना कि 50 डिग्री है, लेकिन टेम्परेचर आपने अखबारों में देखा होगा
घरों में जिनके थर्मामीटर लगे थे उन्होंने देखा होगा 56.3 डिग्री सेल्सियस तक इस बार टेम्परेचर गया था। और मौसम विज्ञानी कहते हैं कि अगले 3 सालों में 5 डिग्री और बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गोचर, ओरण, पायखान, तालाब, आगोर हम सब खा गए। हम छोड़ ही नहीं रहे, जमीन का टुकड़ा छोड़ ही नहीं रहे। गाय स्वच्छंद विचरण करती थी गोचर में, अपनी मर्जी का आहार खाती थी। जो गोबर निकलता था उस गोबर से वो जमीन उपजाऊ होती थी, घास होते थे। पूरा जैसलमेर जिला सेवन विहीन हो गया है, जो सेवन के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता था, जहाँ सेवन सबसे अच्छी घास होती थी। आज वहाँ सेवन देखने को नहीं है, क्योंकि गायें नहीं है, स्वच्छंद विचरण नहीं है। आपने तारबंदियां कर दी, ट्रैक्टर से खेती कर दी, गायों को रोक दी। तो पर्यावरण बचाना है तो केवल अकेले पेड़ लगाने से पर्यावरण नहीं बचता। पेड़ों के साथ साथ जो हमारे जितने जीव हैं, इन जीवों के, इसलिए आजकल कबूतरों के चुगे हो गए, चिड़ियाघर बनने लगे। आप जितने इन जीवों को संरक्षित करेंगे हम, तभी जाके और हम जो है पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। ये प्रण तो हमें लेना ही है कि मेरे घर में अगर 5 सदस्य हैं तो कम से कम एक सदस्य के इससे 10 पेड़ आएंगे। मैं कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में जमीन जहाँ है, मेरे को जहाँ जमीन मिले, जरूरी मेरे घर के आगे करें। मैं कहीं भी अपने घर में अगर एक मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 है, एक मेंबर के साथ में 10 पेड़ों का पूरे जीवन में आप 10 पेड़ लगाइए। और गौशालाओं से मेरा रेगुलर है, आपके यहाँ जितनी गायें आप संचालित करते हैं उन गायों का 10 गुना पेड़ आपकी गौशाला में मौजूद होना चाहिए। आपके आस पड़ोस में ये कैसे ये पेड़ गौशाला, इसकी बाउंड्री के बार पेड़ लगाएं। लेकिन पेड़ जरूरी है, क्योंकि गायों को AC नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, गायों को ठंडी हवा चाहिए। और ये पेड़ आपके तापमान को 3 डिग्री कम करते हैं। ये पेड़ 3 डिग्री कम करते हैं। सरकार ने एक और लफड़ा कर दिया है। सरकार ने क्या किया है कि जहाँ जहाँ आपके ओरण, गोचर, उसमें 200 से ज्यादा पेड़ है, उनको डीम्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन किया जा रहा है। डीम्ड फॉरेस्ट की जमीन है, इसको डिक्लेयर कर दो। ऐसा नहीं है, इसके लिए एक आंदोलन चल रहा है डीम्ड फॉरेस्ट का। मेरी माताओं और बहनों से निवेदन है कि आप घरों में जैसे तुलसी के पेड़ लगाती हैं, वैसे ही सार्वजनिक स्थानों पर पीपल, बड़, आंवला, नीम, आम, इन पेड़ों को प्रशय दीजिएगा, इनको लगाइएगा। गौशाला वालों से निवेदन है कि अपनी अपनी गौशाला के लिए जितनी गायें आप संचालित करते हैं, उन संचालित करने वाली गायों के 10 गुना, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं। एक नेपियर घास की बात आई। मैं मूल रूप से फलोदी जिले का रहवासी हूँ, फलोदी का हूँ। 100 बीघा जमीन 3 लाख रुपए सालाना किराए पे मिलती है, पानी वाली, ट्यूबवेल वाली, जिसे कहते हैं मौका पे लेते हैं या वो आड़ी पे लेते हैं, वैसे वो लोग लेते हैं। क्या 3 लाख रुपए लगा के गौशाला वाले एक गौशाला 1-1 करोड़ रुपए का चारा खरीदती है। किससे खरीदती है चारा? उन लोगों से खरीदती है जिनके लिए हम मना करते हैं कि साहब ये गायों के विरोधी है। चारा सारा जो है वो लोग बेचते हैं जिनको गायों के से कोई लेना देना नहीं है। हम 10, 12, 15 रुपए किलो चारा खरीदते हैं, उनको फायदा देते हैं और वो शाम को उसी गाय का आहार बनाते हैं, उसी का। तो अगर चारे पे हम सक्षम हो जाए, सारी गौशाला है, किराए की जमीन है, लेकिन चारा स्वयं का होता है, तो ही हम आर्थिक रूप से समाज के ऊपर भी कम निर्भर रहेंगे। गायों को स्वस्थ और नारायण जी ने कहा ना पौष्टिक आहार बाहर से नहीं आता है। पौष्टिक उसको हरा चारा चाहिए, रोज का 5 किलो एक गाय को हरा चारा चाहिए। तो पौष्टिक आहार तब मिलेगा जब हम किराए की जमीन लेके भी, जरूरी नहीं कि आपके जोधपुर में कोई गौशाला है उसके पास में आज यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह जमीन किराए पर ले सकती है और वहाँ जो है उसका कर सकती है। अनुदान की मांग आई। अभी मैं बैठा था तो नारायण जी ने जब कहा कि सरकार से हम छोटे पशु के लिए 50 रुपये, बड़े पशु के लिए 100 रुपये चारे की मांग कर रहे हैं, अनुदान की मांग कर रहे हैं, तो एक जब सज्जन बोले सब अंतर तो हटा घड़ा ही देगा, हमें कहीं मांग होंगे। ऐसा नहीं है। जिस वक्त में 20 रुपये और 40 रुपये का अनुदान था, उस वक्त में सूखा चारा 200 रुपये क्विंटल, खाखला जो है वो 170 रुपये और 200 रुपये क्विंटल आता था। जवार की कड़क
₹1 किलो आती थी। आज जवार की कड़क 13 रुपए किलो है, 1300 रुपए किलो है। खाखा जो सबसे निकृष्टतम चारा है वो 800 रुपए क्विंटल है। जब भावों में 8-8 गुना वृद्धि हो गई तो क्या हम इस अनुपात में अनुदान को बढ़ाने की मांग नहीं कर सकते? दूसरा, जिन चीज़ों पे टैक्स लगा है, भाई गायों का जो पैसा अनुदान का पैसा आ रहा है वो स्टाम्प ड्यूटी पे आ रहा है, लिकर टैक्स पे आ रहा है, आबकारी से आ रहा है। वहाँ उन्होंने अपनी बेस कीमतें बढ़ा दी है, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी है, बेस कीमतें बढ़ा दी है। जब आपने बेस कीमतें बढ़ा दी है तो क्यों नहीं अनुदान, वो पैसा ज़्यादा अनुदान का आए, सरकार उस पैसे को दूसरी जगह क्यों यूज करे? हमारे आसपास ये जो सूरजमाल जी ने कहा कि 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ थी, वो प्रजातियाँ खत्म हो गई है। गौशाला वालों से निवेदन है कि गौ संवर्धन करें, अपने अपने यहाँ एक विशेष तरह की गाय का कर लें कि ये मैं राठी को, कांकरेज को, थार पार कर को संवर्धन करूँगा। संवर्धन करेंगे तभी अपनी नस्लें बच पाएगी और दूध बच पाएगा। हमारे चारों तरफ गायें विचरण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, महाभारत में चूंकि कथा कृष्ण भगवान की चल रही है, गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठ, गावो में सर्वत्र सन्तु, गावो मध्य वसा में हम। गायें मेरे आगे हों, गायें मेरे पीछे हों, गायें मेरे दाएं हों, गायें मेरे बाएं हों, मैं इन गायों के बीच में विचरण करूँ। ये भगवान श्री कृष्ण की मान्यता थी, उनका जीवन में आचरण था। आपसे भी निवेदन करूंगा कि प्रकृति का जैसा वातावरण बनाइए, क्योंकि गाय पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र है। गाय हमने खुद से लगा के और सारे शरीर से पर्यावरण का बहुत बड़ा फायदा होता है। हमारे आसपास ऐसे ही गायें हों, हम ऐसे ही गायों के बीच में विचरण करें। गायें हमें आशीर्वाद देती रहे, गायों से दूध की नदियाँ बहती रहे, हमारे बच्चे पौष्टिक और पुष्ट हों, ऐसी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार श्रीमान नटवर जी थानवी। आपने गो महिमा व पूर्ण गोचर व जितने भी गो सेवा संबंधित परिकल्प जो हो सकते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बंधुओं, जो भी गौशाला संचालक यहाँ आए हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो मुख्य रूप से हमारी एक बात है कि अभी अनुदान का समय चल रहा है, तो कुछ गौशाला वाले अनुदान के लिए पेपर लेके आए होंगे। तो हमारे जो पेपर है वो आप मुझे दे देना। हम यहाँ से अभी जिन जिन की भाइयों की गाड़ियाँ बाहर खड़ी है उन पे हम सभी के गाड़ियों पे झंडे लग रहे हैं। हम सामूहिक रूप से और एकदम शीतलता के साथ जिला कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और जो हमारे ज्ञापन के पत्र है वो संत महात्माओं के सानिध्य में हम उनको देंगे। ये हमारा पहला कार्य होगा। उसके पश्चात जो भी हमारे अनुदान संबंधित जो हमारे कार्य है, जो पेपर लेके आए आप मुझे दे देना और आपका जो कार्य है वह संपूर्ण किया जाएगा। उन कार्यों में आप विशेषकर ध्यान रखें, हमें 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है इकजाई बिल। इकजाई बिल हमें हमारी SSO ID पे जाके अपलोड करना है। लैपटॉप हमारे पास में, हम अपलोड कर देंगे, आपको पूरा समय मिलेगा। दूसरी चीज है ऑडिट रिपोर्ट, जो पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट है 31 मार्च 2023 तक की, वह हमें चाहिएगी। और जो पुरानी गौशालाएं हैं जिनको पहले अनुदान मिला हुआ है उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र जिस पे साइन किए हुए हो और अमाउंट नहीं भरा हो, ये हमें 3 चीजें चाहिएगी। ये जोधपुर ग्रामीण व फलोदी जिले की तीनों की भी है, हम आपसे ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा किसी भी गौशाला का नया रजिस्ट्रेशन करवाना है या गौशाला में कोई समस्या आ रही है, संचालक मंडल आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि आपने हमारे एक आह्वान पर इतनी भारी संख्या में, और कल से काफी जगह हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है और लगभग गौशाला वाले किसान लोग ही हैं, तो किसान होते हुए भी आपने अपना समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। अभी मैं सीधा निवेदन करूंगा, हमारे बीच में संत शिरोमणि पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, वेदई बल्लभाचार्य जी महाराज जोधपुर, जो कि विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन मंडल में भी है, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गुरु जी। श्री हरि शरण, श्री हरि शरण।
जय गो माता जय गोपाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल जय गो जय गोपाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल माता जय गोपाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। ले गौ माता की भक्त वत्सल भगवान श्री बालकृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासपीठ की श्री अक्रेय जी महाराज की इनके माता पिता गुरु गोविंद की इनके सेवक शक्तों की श्री व्यासपीठ पर पूज्यपाद महाराज हम सबके शूर्य नगरी के शूर्य के समान गोवंश का प्रतिपादन कर रहे और वाकई में ऐसा लगता है पूर्व की भांति जो हमारे ऋषियों की परंपरा रही है उस परंपरा का संवर्धन करने के लिए आपका प्रादुर्भाव इस धराधार में आया और आकर के हम मारवाड़ के समस्त क्षेत्रवासियों को अपने पुण्य से संचित कर रहे। आप विगत कई गौशाला को मेरे तो बड़े अभिन्न और बड़े ही निकट मित्र हैं। आपने उत्तरांचल में हरिद्वार में ऋषिकेश में छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आपने गौशाला का संवर्धन किया है इसके हम प्रत्यक्षदर्शी और महाराज श्री का केवल एक साधना ही है गौ माता की सेवा। और मंच में हमारे महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव स्वरूप जी महाराज जी एवं विश्वगुरु अच्छा पूज्य महाराज जी के गुरु गादी पर गुरु स्वरूप पर विराजमान पूज्य महाराज जी एवं संतवृंद हमारे प्रिय मित्र महाराज श्री के निर्देशन पर मैंने आपको ये परशुराम दास जी महाराज जी महंत हैं और बहुत विस्तृत गौशाला चलाते हैं और आप इस समय में लगभग 1000 गौवंशों का संवर्धन कर रहे हैं। मैंने आपको कहा महाराज जी आप पधारिए और आने वाले काल में हमारे राजस्थान जो गोग्राम सेवा समिति है अभी इसके पूर्व में हमारे कुछ लगभग 2020 की बात है हाँ 2020 में हमारे मित्र सूरजमल जी और हम लोगों ने दरअसल में इस घटना को महाराज जी मैं आपको स्मरण दिलाऊं हमारे विश्व हिंदू परिषद के जोधपुर प्रांत के संगठन मंत्री ईश्वर भाई साहब और हम दोनों लोग बैठे थे और गौओं के विषय में हम लोग देख रहे थे और उस समय में गौ का मैं संत समिति का प्रदेश अध्यक्ष था। तो आपने कहा हमने कहा भाई और उस समय में राजस्थान का संगठन मंत्री का दायित्व गोपाल जी के पास था। हम लोगों ने योजना बनाई कि इन गायों के साथ में जो ये पैसे हमारे सरकार के पास 500 करोड़ रुपए आए थे यदि इन 500 करोड़ रुपयों को गौशालाओं में अनुदान में किया जाए इसके लिए हम लोग क्या करें 2 ही लोग थे हम और ईश्वर योजना बनाई। हमने कहा भाई साहब इसके बाद में वकील हैं हमारे मोतीलाल सिंह राजपुरोहित जी हैं वो हमारे बड़े अभिन्न भक्त हैं। दूसरे दिन मैंने उनको बुलाया कि इसमें क्या हो सकता है। बोले महाराज जी आपके कलम में बड़ी ताकत है प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने एक आंदोलन का अभियान बनाया संगठन मंत्री को बुला करके फिर इसके बाद में हम लोगों ने एक समिति गठित किया उसके संरक्षक हमारे राघवाचार्य जी और हम
और इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद जी को बनाया गया। कार्यकारी अध्यक्ष जो है तो महंत अवधेश दास जी को बनाया गया। अभी हम लोगों ने आज भी कुछ दिन चर्चा कर रहे हैं कि उस पद को भी हम लोग थोड़ा परिवर्तित करेंगे और उसमें भी कुछ प्रयत्न करेंगे कि जो गौ के प्रति समर्पित हैं, जैसे पूज्य महाराज जी हैं, आप हैं, ऐसे संतों को हम लोग उस पर चुनाव करें जो कि गायों के प्रति समर्पित होकर के गायों का कार्य करते हैं। पर मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है आप सबको। हमें थानवी जी की बात बहुत पसंद आई, पर एक बात थानवी जी को भी मैं कहूंगा, आपके वक्तव्यों से मैं बहुत प्रसन्न हूं, नो डाउट, पर अनुकरण भी करना चाहिए, केवल कहना ही नहीं चाहिए। इसका भी अनुकरण हो और इस वृक्षों का जब तक संवर्धन नहीं होगा तो भूधरा जो है तो फट करके सबको खा जाएगी। निरत्न गर्भिता इसको कहा जाता है। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तो हमारी ये भू माताएं अपनी संपूर्ण शक्ति को धारण करके ये अंदर चली जाती है। फिर राजा पृथु जैसे महापुरुष आते हैं, तब कहते हैं कि आइए मेरे को दोहन करके आप संपूर्ण प्रजा का उत्पादन करें। तो माताओं को, भाइयों को घर में से एक रोटी गाय के लिए, पहली रोटी गाय के लिए निकलनी चाहिए। जो निकटतम गाय मिले, कोशिश तो ये करनी चाहिए गौ को खिला करके ही घर में भोजन करना चाहिए, ये शास्त्रोक्त है। गौ और ब्राह्मण को पहले खेती होती थी, तो खेती जब खलिहान पे लाते थे तो पहले अंश निकाला जाता था। ये गौ का भाग है, ये ब्राह्मण का भाग है, ये फलाने का भाग है, धोबी नाई आदि सबको दिया जाता है। अब हम ऐसे दलिद्र हो गए हैं कि सबका भाग स्वयं खा लेते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, मैं और पेट है हाहू, मैं नदी हूं काहू। तो इस प्रवृत्ति को छोड़ करके अक्रे जी महाराज जी जैसे, मैंने अपने आंखों से देखा एक दिन महाराज जी वहां रोड पर खड़े थे। मेरा स्थान पाली में है, मैं उधर से आ रहा था। मैं कहा आज है फोन नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं इधर है कि उधर, मैं फोन कर दूंगा तो जहां होंगे वहां से आ जाएंगे। महाराज जी मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा होंगे तो उधर जाएंगे। आज भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को, मैंने समझा था कि वही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पता होता कि यदि यहाँ करेंगे तो मैं नहीं करने देता, ये बात पक्की थी। मैंने इनसे निवेदन किया और निजी अधिकार से भी इनसे कहा, हमने कहा आप टाइम यहाँ दो। एक बार तो मैं देखा उस वहां पूरा पानी पानी भरा, कमरा में भी पानी, जहां बैठे वहां भी पानी, और बाबा जी उसी पानी के ऊपर खड़े। और गायों के पास एक दिन मैंने देखा, जब रोड पे आकर के महाराज ऐसे, महाराज देखिए मैं मुंह पे नहीं कहता हूं पर ये मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं ही क्यों ना हूं, हम लोग देश को बना करके देश को लूट रहे हैं। परंतु आप जैसे संत देश को बना करके नहीं, परिवेश को बना करके देश का संवर्धन कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का हमें सानिध्य प्राप्त होकर के, ऐसे लोगों के पास में यदि कोई सामाजिक सत्ताएं प्राप्त होगी तो निश्चित देश संवर्धन की ओर अग्रसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री सीताराम। आप सबको बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही आप लोग कार्यक्रमों में सहयोग करते रहें। ऋतु बसंत या चकबनो तरवर दिहो पात याते नौपल्लभ्यो दियो वर्थ नहीं जात। आप ऐसे दान करते रहें और ऐसे ही गौ माताओं का संवर्धन हो। गौ की रक्षा, कन्या की रक्षा, वेद की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा यदि होगी तो निश्चित भगवान हम सबका कल्याण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया, एक बूंद भी गाय का जमीन में जहां टपकता है वहां से देवता प्रस्थान कर जाते हैं। कितने गायों का खून टपक रहा होगा आप लोग सोच सकते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार गुरु जी का। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य परशुराम दास जी महाराज जयपुर से जो है, आप संक्षेप में अपना उद्बोधन जय श्री राम करके आप उद्बोधन करें। लेके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं क्षमा चाहता हूँ पर मर्यादा
जब जगत गुरु जी बोल लेते हैं ना, उसके बाद हम बोल नहीं सकते, बालक हैं हम तो संप्रदाय के। मैं अपनी वाणी में जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। गुरु परंपरा का इतना बड़ा आपने एक उदाहरण पेश किया है, बहुत बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। अब मैं निवेदन करूंगा महामंडलेश्वर श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वरूपानंद जी महाराज, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज तो वंदे महापुरुष के चरणा। ओम शांति शांति शांति। विश्व में धर्म प्रधान भारत देश, उसमें भी पुण्यतम पवित्रतम सतियों एवं प्रेरणाओं की भूमि मारवाड़ राजस्थान की जोधपुर नगर महादेव गौशाला में व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय परमहंस परिव्राजकाचार्य गौर सिंह महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जी अकेले, साथ ही जोधपुर से ही पधारे हमारे विश्व गुरु महामंडलेश्वर रामानंद जी महाराज, जोधपुर स्वामी जी के ही बड़े गुरु भाई जो हरिद्वार स्वामी जी की गुरु गद्दी है उस पर विराजमान है हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय परमहंस परिव्राजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अलखानंद जी अक्कीवे द्वितीय, और जोधपुर की इस पावन भूमि को पावन करने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय वैदेही वल्लभ जी महाराज, और साथ ही जयपुर से पधारे हमारे सभी संतगण। विश्व की संस्कृति संस्कार को सम्मान दिलाने वाले हमारे सभी गौभक्त जो राजस्थान के विभिन्न प्रांतों से पधारे हैं, सभी माताएं बहनें और भाई हैं। गाय माता के विषय ऊपर ये सम्मेलन रखा गया है। कथा का नाम भी श्रीमद् गौ भागवत कथा रखी गई है, और आज का विषय है गौ की समस्या और उनका निवारण। गौ की समस्याएं कितनी है इसका तो कोई गिनती नहीं कर सकता, एक तो गिनती नहीं है। ऐसे सम्मेलन 10-15 दिन चलता रहे तो शायद गौओं की समस्याओं के ऊपर चर्चा चलती रहे, लेकिन मुख्य बात यह है कि मुख्य समस्याओं को लेकर के समाधान क्या है। समाधान ये है, हमारे गुरु जी कहा करते हैं, जब तक इस पृथ्वी पर गाय है तो समझना ये देश और संस्कृति बची रहेगी। जिस दिन गाय खत्म होगी तो देश और संस्कृति दोनों अपने आप खत्म हो जाएंगे। मुझे स्वामी विवेकानंद जी महाराज के वाक्य याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि इस देश की संस्कृति मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा, इस देश की संस्कृति कमजोर होती चली जाएगी तो देश मिटने के कगार पर पहुंचा। गाय हमारी संस्कृति है, गीता हमारी संस्कृति है, गंगा हमारी संस्कृति है। गाय को बचाने के लिए हमें तन मन और धन से समर्पण करना पड़ेगा, केवल सम्मेलन करने से नहीं। अभी हमारे कोई वक्ता कह रहे थे, पर मुझे ध्यान है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे, गाय को बचाने के लिए एक दूध का बलिदान करना पड़ेगा। और ये मारवाड़ की भूमि ने कितने गाय का भी बलिदान किए, चाहे बीकानेर की धरती पर हम देख लें, चाहे फलौदी की धरती पर देख लें, चाहे जोधपुर की धरती पर देख लें। इसलिए आज वो बहुत ज्यादा कुछ न बोलते हुए केवल सही से एक आग्रह करते हुए कि हमें गाय के लिए तन मन धन से समर्पित होना पड़ेगा। और हमारे गौर श्री स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है, जो पर्ण उठाया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी महाराज चले थे अमेरिका, देश से लाखों हमारे संतों का सम्मान हुआ था। आज हमारे गौर श्री स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जी चले हैं, स्वामी विवेकानंद जी की तरह उन्हीं के कुछ चिन्हों पर, उन्हीं के मार्ग पर आज हम सबको उनका साथ देकर के इस कार्य के संवर्धन में तन मन धन से समर्पित होकर के उनका साथ देना है। और यहाँ जितने हमारे मारवाड़ के गौ भक्त बैठे हुए हैं, संचालक बैठे हुए हैं, पालक बैठे हुए हैं, वह सभी आज साथ देकर के जो हमारा परिपत्र तैयार हुआ है उसको ज्ञापन के रूप में देकर के उसको राष्ट्र तक पहुंचा करके केवल पहुंचाना नहीं है, इसको आगे की कार्रवाई के लिए भी तैयार होना पड़ेगा।
चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे शासन के माध्यम से हो, चाहे प्रशासन के माध्यम से हो, तीनों माध्यम से हमको तैयार होना पड़ेगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हमारे गौर सिंह स्वामी जी ने गौ सम्मेलन आयोजित किया, इसमें आप सभी पधारे, आप सभी का मारवाड़ की भूमि जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। यहीं पर वाणी को विराम। ओम शांति शांति।